हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां? सलमा जी, साबिया खान, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। और बताओ, जीवन कैसा चल रहा है आप लोगों का? हम्म? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां? हम्म? उपेंद्र, बताना, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? सलमा, सुनील, उपेंद्र, साबिया, आवाज आ रही है मेरी सबके पास? आज थोड़े लेट हो गए हम, 2-3 मिनट, है ना? भाई रोज एग्जैक्ट 10 बजे आ जाते हैं, आज 10:03 पे आए हम लोग। हम्म। देखो, पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बातें की थी। डीपीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी के बारे में बेसिक बातें हम लोग कर चुके थे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये वाद योग्य नहीं होते हैं, लागू नहीं होते हैं, इनको भविष्य के मूल अधिकार कहा जाता है एक प्रकार से, है ना? कई लोगों ने इसकी आलोचना की थी, वो बात हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों वहां से आगे, है ना? जहां कल हमने छोड़ा था उसके बाद में आर्टिकल 36 के बारे में हमने बातें कर ली थी, आर्टिकल 37 के बारे में हमने बातें कर ली थी, ठीक है ना? हाँ जी साहब, सर ऐसे सिलेबस कब तक होगा? हिमांशु, मैंने कल भी बताया था आप लोगों का, मेरा जो सिलेबस है आप लोगों का नवंबर में हो जाएगा, है ना? 30 नवंबर तक अपना सिलेबस है। अ, हो सकता है हम थोड़ा बहुत दिसंबर में चले जाए। और एक पहले दिन मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि भाई आप लोग क्लास ले रहे हो, इस बैच में जुड़ रहे हो, पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसके अंतर्गत, क्योंकि समय बहुत लंबा है, सफर बहुत लंबा है, और लंबे सफर में जिसके पास पेशेंस होता है ना, वही टिक पाते हैं। आप में से लगभग 60% बच्चों ने, 50% बच्चों ने तो पेशेंस खो दिया, मुझे पता है, क्योंकि पहले दिन की क्लास में और आज की क्लास में पूरा का पूरा 50% का अंतर आ चुका है। और इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने, आप में से बहुत से बच्चे हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। क्यों? पेशेंस नहीं है। लावणिया की लावणिया वगैरह आती रहती है मेरे प्यारे दोस्त, भाई लावणिया आती रहेगी, लेकिन सफलता प्राप्त करनी है, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ दो दो स्टार लगाने हैं, तो फिर ना दिन देखना है ना रात देखनी है, केवल और केवल आपको वो 2 सितारे दिखने चाहिए मेरे दोस्त, है ना? केवल और केवल वो सितारे देखने चाहिए आप लोगों को। चलो भाई, चले करें, शुरू करें। पिछली क्लास के अंतर्गत आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 की बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 38 के बारे में। आज बात करेंगे आर्टिकल 38 के बारे में। आर्टिकल 38 है, वो क्या बोलता है मेरे प्यारे डियर? एसएससी के लिए ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एनफ है ना सर, में रिकॉर्डेड लेते हैं। ये क्लास बेटा, जो आप ये मेरी क्लास पढ़ रहे हो ना, इसको क्लियर करके आप भारत की कोई भी एग्जाम हो वो दे सकते हो, एक आईएएस की एग्जाम को छोड़ करके, है ना? एक आईएएस की एग्जाम को छोड़ करके मेरे प्यारे डियर। चलो भैया, आर्टिकल 38 बोलता है मेरे प्यारे बच्चों कि राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। क्या बोल रहा है? कि राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। अभिवृद्धि करेगा। क्या होता है सर ये? मैंने आपको बताया था ना कि
राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, स्टेब्लिश ऑफ वेलफेयर स्टेट। वो जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की जो बात है ना, वो आर्टिकल 38 के अंतर्गत आई थी। इसमें बोला गया है कि साहब राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा या राज्य ऐसी व्यवस्था को स्थापित करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। क्या है? आर्टिकल 38 का एक जो बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, एक जो बोलता है 38 का, 38 सब क्लोज एक, कि राज्य ऐसी स्थापना करेगा जिससे लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे लिख लो कि राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था व्यवस्था को स्थापित करेगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करेगा, स्थापित करेगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करेगा जिससे जिससे सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो, न्याय की स्थापना हो। ठीक है साहब, स्थापना हो और राज्य का, और राज्य के कल्याण में अभिवृद्धि हो, राज्य के कल्याण में अभिवृद्धि हो, अभिवृद्धि हो मेरे प्यारे डियर। मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि साहब ये कल्याण क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है प्यारे बच्चों। अरे भाई, वेलफेयर क्या होता है? तो मैंने आपको एक बात बताई थी साहब कि हम लोगों को, हमें जिस चीज की जरूरत है, हमारी जो सुख सुविधाएं वो मिल जाए, हमारे लिए वही कल्याण है। भाई आप लोगों के पास अच्छी सरकारी नौकरी हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी पास में सड़क हो, गांव में अच्छा हॉस्पिटल हो, गांव में हर वो सुख सुविधाएं जो आपको चाहिए वो सब मिल रही है, आपका कल्याण हो रहा है। हमारी सरकार हम लोगों को सामाजिक रूप से पूरे समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार से, ऐसा नहीं कि ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का है, ये काला है, ये गोरा है, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक रूप से सबको समान न्याय मिलेगी। आर्थिक रूप से चाहे कोई आदमी गरीब है या कोई अमीर है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से न्याय मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। राजनीतिक रूप में सबको राजनीति में भाग लेने का अधिकार है, तो हम सबके साथ समान न्याय का उल्लेख करते हैं। और आपने एक चीज देखा होगा कि भारत के संविधान में, स्टार लगा करके लिखो कि भारत के संविधान में, भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, व राजनीतिक न्याय का उल्लेख, न्याय का उल्लेख प्रस्तावना व नीति निदेशक तत्व में है। प्रस्तावना व डीपीएसपी या से लिख लो, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है, मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों जब प्रस्तावना पढ़ाई थी तो वहां मैंने बताया था कि हमने रूस से 3 प्रकार की न्याय ली है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसका हमने उल्लेख कहां से लिया? रसिया से लिया है। और इन तीनों का उल्लेख हमने हमारे संविधान की अनुच्छेद 38(1) के अंतर्गत भी किया है दोस्तों। पूछा गया है परीक्षा के अंतर्गत कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा कहां पे किया गया है? कई बच्चे मूल अधिकार करके चालान कटा करके आए, लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना आप लोगों को, ये कहां पे है? राज्य के नीति निदेशक आर्टिकल 31
1 के अंतर्गत, सॉरी 38 फर्स्ट के अंतर्गत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल आर्टिकल 38 का सब क्लोज 2 ये क्या बोलता है कि भैया राज्य आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। क्या? राज्य राज्य आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा दोस्त। ठीक है ना? और इसको हमने कब जोड़ा था? इसको मेरे प्यारे बच्चों हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त, है ना? 1978 के अंतर्गत प्यारे बच्चों। हाँ जी साहब, आज भी मोटिवेट हूं और रहूंगा लास्ट तक इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया साहब। और के बाद सर राज्य लिख दो। और के बाद राज्य का राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो और के कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। अच्छा अच्छा, और राज्य के कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। बहुत बढ़िया साहब, राज्य नहीं लिखा हमने, और राज्य के कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे डियर। ठीक है, अभिवृद्धि मतलब आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्लियर इसके अंतर्गत? बहुत बढ़िया। अब आता आर्टिकल 39, है ना? आर्टिकल 39 थोड़ा बड़ा है ना? आर्टिकल 39 क्या बोलता है? आर्टिकल 39 बोलता है कि राज्य इस प्रकार की नीतियों का संचालन करेगा। राज्य इस प्रकार की नीतियों का संचालन करेगा। नीतियों का संचालन करेगा। नीतियों का संचालन करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? राज्य इस प्रकार की नीतियों का संचालन करेगा। किस प्रकार की नीतियों का? कौन कौन सी नीतियां हैं जिनका राज्य मेरे प्यारे बच्चों संचालन करेगा? तो यहाँ पे 5-6 बातों का उल्लेख किया गया है ना? हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 39A, है ना? आर्टिकल 39A, 39A में बोलता है कि स्त्री और पुरुष या महिला पुरुष शब्द का प्रयोग कर सकते हो आप लोग, कि स्त्री और पुरुषों के लिए आजीविका के लिए पर्याप्त अवसर होगा। आजीविका जानते हो आप लोग? लिखो एक बार कि स्त्री व पुरुष के लिए आजीविका आजीविका के अवसर प्रदान करेगा। के अवसर प्रदान करेगा। अवसर प्रदान करेगा। समझना एक बार, यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है आजीविका। जानते हो क्या होती है आजीविका? अरे आपको मैं पूछूं आजीविका क्या होती है, जानते हो? कई बोलेंगे सर जानते हैं, कई बोलेंगे नहीं जानते हैं। मैं आज आपको पूछूं कि आप क्यों पढ़ रहे हो? मुझे आप में से कोई पूछ ले, अजय प्रताप पूछ ले, रामवीर पूछ ले, जगदीश पूछ ले, योगिता पूछ ले, अमित पूछ ले, सोनू पूछ ले, आसिफ पूछ ले कि सर आज आप क्यों पढ़ाते हो? तो मैं ऐसे तो बोलूंगा नहीं कि मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अगर मैं वास्तविक कारण बताऊं तो ये कि भाई मैं पैसे कमाने के लिए, भाई मेरा रोजगार है ये, मुझे पैसे मिलते हैं इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, वो सेकेंडरी चीज है कि पढ़ाना मेरी रुचि है, पढ़ाने में मुझे वास्तव में मजा आता है, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में। मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, मुझे जितनी चीजें आती है उन चीजों को आप तक पहुंचाता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन पहला काम तो वही है ना कि मुझे पैसे मिलते हैं। आज आप सरकारी नौकरी की क्यों तैयारी कर रहे हो? आज आप लोग आज आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बताऊं कि आप में से सब लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप एसआई बनोगे, डबल स्टार लगेगा। आप में से मैं पूछ लूं कि आप एसआई क्यों बनना चाहते हो?
आप ये जवाब बिल्कुल दे सकते हो कि सर मैं कानून व्यवस्था बनाना चाहता हूं, मैं देश में अच्छा करना चाहता हूं, मैं समाज के लिए अच्छा करना चाहता हूं, ये वो तमाम प्रकार की चीजें कह सकते हो। लेकिन पहला चीज पैसों के लिए। आज एक आदमी है वो मजदूरी करने के लिए जाता है, क्यों जाता है? पैसे कमाने के लिए। आज अपने चाचा है, ताऊ है, पिता है, फूफा है, मामा है, कोई भी है, भाई है, कोई विदेश में कमा रहा है, कोई भारतीय सेना में कमा रहा है, कोई कहाँ पे नौकरी कर रहा है, कोई कहाँ पे नौकरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। ये पैसा क्या है सर? ये हमारी आजीविका को कमाते हैं हम लोग। भाई आजीविका क्या है दोस्तों? मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मुझे जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी से मेरे प्यारे बच्चों में मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरी भाभी है, मेरी बहन है, उन सबका मैं खर्चा चलाता हूँ। और ऐसा मैंने हर आदमी के पास है। आप कल नौकरी लगोगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके पति होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपके माता होंगे, पिता होंगे, उन सबका लालन-पालन, सास-ससुर सबका लालन-पालन करोगे। तो ये हमें बोला गया है कि साहब स्त्री व पुरुष के लिए हमारा राज्य है वो एक ऐसा अवसर, अवसर का मतलब है एक ऐसा मौका मिलेगा जिससे सब लोग अपने आजीविका को कमा सकते हैं मेरे प्यारे डियर, है ना? भाई सबको एक समान मौका दिया जाएगा मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। दूसरा क्या बोला इसके अंतर्गत? दूसरा बोला गया है कि मेरे प्यारे बच्चों के समाज के भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग होगा। बी लिखो इसमें कि समाज के भौतिक परिवर्तनों का, भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का प्रयोग सामूहिक हित में होगा, सामूहिक हित में होगा, हित में होगा। लो जी साहब, क्या है? सामूहिक हित में होगा। मतलब हमारे देश के पास, हमारे देश के पास जो भी भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारी ट्रेन है, एक प्रकार से ये भौतिक संसाधन ही है। हेलीकॉप्टर है, एक प्रकार से भौतिक संसाधन ही है। बस है, एक प्रकार से भौतिक संसाधन ही है। सड़क है, एक प्रकार से भौतिक संसाधन ही है ना? सार्वजनिक स्थान है, एक प्रकार से भौतिक संसाधन ही है। कोई पानी का कुआं है, पानी की ट्यूबवेल है, पानी की टंकी है, सरकारी हॉस्पिटल है, ये भौतिक संसाधन ही है। अब ये जो भौतिक संसाधन होंगे दोस्तों, इसका प्रयोग सामूहिक रूप से होगा, यानी सबको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि गांव में सार्वजनिक कुआं है, उससे केवल मैं ही पानी पीऊंगा। हमने सड़क बना रखी है, उससे केवल मैं ही चलूंगा और किसी को नहीं चलने दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। एक प्यारा मित्र बोला है कि ऊपर की लाइट को बंद कर दो, है ना? मनीष सोनी बेटा, ऊपर से कौन सी लाइट दिख रही है आपको? मैं सामने देख पा रहा हूँ, कैमरे में एकदम सही दिख रहा है ना? फिर भी अगर मैं लाइट बंद कर दूंगा, है ना मेरे दोस्त, ये फिर तो अंधेरा नहीं हो गया, मैं लाइट बंद कर दी तो? मैं थोड़ा काला काला सा दिख रहा हूँ ना अब तो, है ना? तो लाइट तो बंद करना संभव है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब ठीक रहेगा, बाकी एकदम सही दिख रहा है ना? बाकी एकदम सही दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। भाई सब मामला एकदम ठीक दिख रहा है यार। ठीक है ना? ठीक है साहब। सी लिखो। सी बोलता है कि धन के अहितकारी संकेंद्रण पर रोक। क्या है? कि भैया धन के अहितकारी संकेंद्रण पर रोक। धन के अहितकारी अहितकारी संकेंद्रण पर रोक। संकेंद्रण पर रोक। अहितकारी का मतलब है कि गलत तरीके से, कल ने आप ऐसा ही बन गए, गलत तरीके से पैसे कमा कमा करके भाई साहब ढेर दे लिया आपने, वो काम नहीं करना है ना? गलत तरीके से किसी भी प्रकार से पैसे नहीं कमाने हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? गलत तरीके से। और ना ही संकेंद्रण का मतलब होता है एक जगह ही कलेक्ट करना एक प्रकार से, इस प्रकार का काम नहीं होगा मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। डी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन प्यारे दोस्तों। महिला और पुरुष के लिए, है ना? महिला पुरुष इनके लिए प्यारे बच्चों। एक देखो पहले क्या होता था, अगर पुराने जमाने की बात करें,
तो महिला और पुरुष अगर दोनों काम करते, मेरी बुआ जी कई बार बताती है कि बेटा हमारे गाँव में, मेरे गाँव में एक छोटा-सा पहाड़ है। तो मेरी बुआ 6 बुआ जी है, मेरे पिताजी है वो 8 भाई-बहन हैं, 2 मेरे पिताजी भाई हैं और 6 बहनें हैं। अब उस समय गरीब होते तो गाँव में पहाड़ खोदते थे सब लोग और ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह ये भरते, तो 1 ट्रॉली भरने के ₹2 देते थे। वहीं ट्रॉली अगर पुरुष भर रहे हैं तो उनको ₹3 मिलता है और महिलाओं को ₹2 मिलते। खेतों में काम करने जाते, महिलाओं को ₹4 मिलता, पुरुषों को ₹5 मिलता, जबकि काम महिलाएं ज्यादा करती थी। जब संविधान लागू हुआ तो हमने साफ बोल दिया कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। आज आप सब इंस्पेक्टर बन रहे हो, इस सब इंस्पेक्टर में आप में से चाहे सोनू हो, चाहे साबिया हो, चाहे पूजा हो, चाहे राम सिंह हो, चाहे मनीष हो या योगिता हो या पूनम कुमारी हो, आप सबको बराबर वेतन मिलेगा। अगर पूनम को 50,000 रुपए मिल रहे हैं तो मनीष को भी 50 मिलेंगे। अगर सोनू को 60,000 रुपए मिल रहे हैं तो साबिया को भी 60 मिलेंगे। लेकिन समान पद होना चाहिए। मान लो आप में से कोई कांस्टेबल है और आप में से कोई सब इंस्पेक्टर है, तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का समान नहीं होगा प्यारे बच्चों, है ना? उन दोनों का समान नहीं होगा प्यारे बच्चों। समान पद के लिए समान वेतन है। कोई 3rd ग्रेड का टीचर पुरुष महिला है, दोनों का एक वेतन होगा। कोई 2nd ग्रेड का टीचर पुरुष महिला है, दोनों का समान वेतन होगा। लेकिन कोई मान लो 2nd ग्रेड के अंतर्गत पुरुष है, 3rd ग्रेड में महिला है, तो वहां अलग अलग होगा प्यारे बच्चों। समान काम के लिए समान वेतन इसके अंतर्गत बोला गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे दोस्तों ई के अंतर्गत देखो ई में लिखो कि स्त्री पुरुष कार्मिकों कार्मिकों की शक्ति। भाई कोई महिला है या कोई पुरुष है, वो काम कर रहे हैं, उनकी शक्ति और तथा स्वास्थ्य और बच्चों की शक्ति तथा स्वास्थ्य, एक बार पूरा लिख लो फिर समझाता हूं मैं आपको ना। स्त्री पुरुष कार्मिकों की शक्ति स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य एवं एवं बच्चों की सुकुमार अवस्था, बच्चों की सुकुमार सुकुमार अवस्था। सुकुमार अवस्था का मतलब होता है बाल्य अवस्था मेरे प्यारे बच्चों, है ना? सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग पर रोक, दुरुपयोग पर रोक। भाई कोई भी महिला है, कोई भी पुरुष है, उनसे उनके स्वास्थ्य और उनकी जो शक्ति होगी ना, उनसे किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करवाया जाएगा। छोटा बच्चा होगा उससे कोई गलत काम नहीं करवाया जाएगा। जैसे मान के चलो गलत काम और उनसे कोई इलीगल काम भी नहीं करवाया जाएगा। जैसे मान के चलो हम लोग किसी को मजदूरी पे बुलाते हैं, खेत में काम करा रहे हैं। अब कोई हार्ड वर्क होता है जो महिला के लिए करना संभव नहीं होता है। भाई महिला बायोलॉजिकल रूप से अगर हम महिला और पुरुष की बात करें तो पुरुष मजबूत होता है, महिला थोड़ी सॉफ्ट होती है। अगर मैं बायोलॉजिकल रूप से बात करूं तो अब कोई ऐसा काम जो पुरुष ज्यादा कंफर्ट होता है उसमें, तो ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं करेंगे महिला इसमें काम करेगी। जैसे हमारे देश की सेना है, सेना में आजकल महिला पुरुष सब जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं सर। अब आपने देखा होगा कि बॉर्डर के ऊपर जहां लड़ाई वाला बहुत ज्यादा सेंसिटिव बेल्ट होता है, वहां पुरुषों को लगाया जाता है, महिलाओं को नहीं। आप में से कल में कोई सब इंस्पेक्टर बनेगी, कोई आपकी बहन, कोई भी आपकी दोस्त है वो कांस्टेबल भी होगी। तो आपने देखा होगा कहीं पर भी दंगे वगैरह होते हैं या कुछ और ऐसे कुछ सेंसिटिव मामले होते हैं, वहां महिला पुलिस को कम लेके जाया नहीं लेकर के जाया जाता है, वहां केवल पुरुष पुरुष जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजों में मेरे प्यारे बच्चों स्त्री और पुरुष को शक्ति और उसके स्वास्थ्य तथा बच्चों के जो छोटे बच्चे होंगे उनका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है साहब। और ऐप जो है इसमें है कि भैया बच्चों के लिए गरिमामय एवं स्वस्थ वातावरण, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना? या ऐसा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामय, स्वतंत्र सब थोड़ा ठीक रहेगा, बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। लो जी साहब,
हमने क्या बोला कि भाई बच्चों के लिए स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे बच्चे कंफर्ट फील कर सके, बच्चों की रेस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि बच्चों के दिन भर पिटाई हो रही है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है, इस प्रकार की चीजें नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। ये जो था ABCDEF तक मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आर्टिकल 39 की मूल संविधान के अंतर्गत था। अब इन चीजों के साथ तो मामला ठीक था, लेकिन आगे चल करके हमने कुछ चीजों के अंतर्गत अंतर देखा है कि यार जो गरीब आदमी है ना, उसको न्याय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि न्याय प्राप्त करने के लिए हमें वकील की जरूरत होती है। हम कोर्ट में जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कोर्ट के सामने जाकर के हम डायरेक्ट खड़े हो गए कि हाँ जी साहब, जज साहब, इस आदमी ने मेरे साथ गलत काम किया, और जज साहब बोलेंगे हाँ जी, इसको पुलिस में बंद कर दो, थाने में, जेल में बंद कर दो। ऐसा तो होता नहीं है। वहां एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया फॉलो होती है, हियरिंग होती है मेरे दोस्त, भाई हियरिंग होती है। तो यहां पर क्या बोला हमने कि भाई देखो ये मामला तो बिल्कुल ठीक है, ये तो हम देंगे ही देंगे। इनके साथ ही साथ हमने हमने आर्टिकल 39A जोड़ा, है ना, 39A जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने आपको बता रखा है कि जहां कैपिटल अक्षर आ जाता है समझ लो संविधान संशोधन करके जोड़ा है। क्या जोड़ा हमने? हमने जोड़ा सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। हमने जोड़ा कि साहब सम्मान, न्याय एवं विधिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, कब जोड़ा साहब हमने? हमने जोड़ा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संविधान संशोधन 1976। और इसके तहत हमने एक अथॉरिटी बनाई नालसा नाम से, NALSAA, 1987 के अंतर्गत हमने बताया नेशनल, है ना, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड एक्ट, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय राष्ट्रीय विधिक विधिक सॉरी, राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम, अधिकरण अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम। ये हमने कब बनाया? ये 1987 के अंतर्गत बनाया हमने। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में लगातार पूछा गया है। नालसा कब बना था? 1987 के अंतर्गत। जबकि हमने यहाँ संविधान में संशोधन कब कर दिया था? 1976 में। लगभग 10 सालों बाद में ये परिवर्तन किया हम लोगों ने, 10-11 साल बाद में। और इसको हमने 3 स्तर पे कर दिया। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश के अंतर्गत अंतर्गत जो न्यायिक व्यवस्था है वो 3 स्तर के ऊपर है। पता है? बिल्कुल साहब, 3 स्तर के ऊपर हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर मेरे प्यारे बच्चों एक तो आता है अपना सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट क्या आता है? बिल्कुल साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाद में आता है अपना हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद में आता है अपना अधीनस्थ कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट। ठीक है साहब, ऐसे आते हैं बिल्कुल साहब। तो सेंट्रल लेवल के ऊपर बनाया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, है ना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेवा विधिक सेवा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, प्राधिकरण ये हमने नेशनल लेवल पे बनाया, जिनको नालसा बोलते, NALSA, है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। प्यारे बच्चों, राज्य स्तर के ऊपर हमने राज्य विधिक सेवा, राज्य विधिक विधिक सेवा, सेवा प्राधिकरण, यहाँ हम प्राधिकरण भी लिख सकते हैं, आप अधिकरण लिख लो, क्योंकि मेन जिसमें है ना अधिकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिकरण, अधि में दी छोटा आएगा ना, अधिकरण।
लेकिन आप लोगों ने प्राधिकरण लिख लिया तो प्राधिकरण सही है, गलत नहीं है, आप टेंशन मत लेना कि सर आपने ये लिखा दिया ना, बिल्कुल सही है। राज्य विधिक सेवा अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है एक ऐसी अथॉरिटी जिसको नियम बनाने का अधिकार हो। राज्य बोले तो स्टेट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी मेरे प्यारे बच्चों, SALS, SALSA मेरे प्यारे बच्चों। और एक आ जाएगा जिला पे, जिला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इस तीन प्रकार अधिकरण दोस्तों, अधिकरण, ये तीन प्रकार की अथॉरिटी है DALSA, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, है ना। ये तीन प्रकार की अथॉरिटी बना दी। अब हमारे देश में कोई भी गरीब व्यक्ति है उसको भी न्याय मिलेगा मेरे दोस्त, है ना। कोई भी गरीब आदमी है उसको मेरे प्यारे बच्चों न्याय मिलेगा साहब। क्लियर जी, बिल्कुल साहब। आर्टिकल 40 में आ जाओ, छोटा सा है। आर्टिकल 40 के अंतर्गत हम इतना ही लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ग्राम पंचायतों का गठन। क्या लिखेंगे हम लोग? ग्राम पंचायतों का गठन मेरे प्यारे दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। यहां पर हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे आपको पता है दोस्तों, आगे आपको पता है कि भैया 73वां व 74वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को, पंचायतों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लो जी साहब, है ना, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया मेरे प्यारे डियर। नहीं, एप स्मॉल था, कैपिटल नहीं था प्यारे बच्चों। एबेसेद, हाँ एबेसेद कभी लिख लो आप लोग, है ना, एबेसेद कभी लिख लो साहब। एक मिनट आपसे बातें करता हूँ, कुछ पूछना हो आप तक तो पूछ सकते हो। सर भाई से बोल आंखों की जांच नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मोहम्मद हिफाजत है कि सर आंख टेस्ट कराकर चश्मा लगवा ले, मेडिकल में कोई नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा का मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है दोस्तों, है ना। आपको एक 2-3 हॉस्पिटल अलॉटमेंट होंगे, उसमें जाकर के आपको खुद वो करा करके आना होगा मेडिकल। राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट खुद नहीं करता है, ठीक है ना। हरत सिंह जी, उपेंद्र, नेत्र सिंह, अमित तिवारी, ठीक है। सर आपने NALSAA में डबल ए क्यों लिखा है बेटा? डबल ए में ऑथो एक्ट लिखा है ना मैंने यहाँ पे, है ना। राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिकरण तो नाल से आ गया, आगे अधिनियम और लिखा है तब ए आता है एक्ट। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, है ना। नेशनल सर्विस लीगल, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। यहां नालसा में मैंने एक एल लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्ट नहीं है दोस्तों, अधिकरण बनाया है, इसलिए प्यारे गुड़िया। आ जाओ अब, है ना, पूछना है तो पूछ लो आप लोग। ठीक है जी साहब, आगे लिखो आप आर्टिकल 41, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 बोलता है कि साहब राज्य जो है वो हमारे देश के व्यक्तियों को काम पाने में, काम पाना, शिक्षा पाना तथा कुछ दशाओं के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई बीमारी है, बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, निशक्तता है, इनमें लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य व्यक्तियों को, राज्य व्यक्तियों को, व्यक्तियों को काम पाने, काम पाने, शिक्षा पाने, शिक्षा पाने तथा कुछ दशाओं में, कुछ
दशाओं में, कुछ दशाओं में, अब ये कुछ दशाएं मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन सी होगी? जैसे बीमार आदमी हो जाए कोई, है ना, जैसे बीमार बीमार आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, है ना, बुढ़ापा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इनके अलावा बताओ मैं, कोई बेरोजगारी आ जाएगी, निःशक्तता आ जाएगा, या बेरोजगारी लिख लो आप लोग, बेरोजगारी, इन तीन ही लिख लो आप लोग, है ना। दशा में लोक सहायता, लोक सहायता का मतलब होता है कि भाई साहब आर्थिक रूप से जनता है ना, लोक सहायता पाने का, लोक सहायता पाने लिखो आप, लोक सहायता पाने, पाने के अधिकार, अधिकार प्रदान करने का प्रयास करेगा, करने का प्रयास करेगा। अब समझाता हूं मैं आप लोगों को, है ना, अब समझाता हूं मैं। देखो, लिख लिया मेरे हिसाब से सब लोगों ने। हमने यहाँ पे तीन शब्दों का प्रयास किया है, प्रयोग किया है। कौन कौन सा? हमने पहला बोला कि राज्य व्यक्तियों को काम पाने, शिक्षा पाने तथा कुछ दशाओं में लोक सहायता, कुछ दशा बोले तो जैसे बीमार आदमी हो जाए, बूढ़ा आदमी हो जाए, या कोई बेरोजगार हो, तो उसके अंतर्गत वो लोक सहायता पाने के अधिकार प्रदान करने का प्रयास करेगा। हमारी सरकार है, हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे देश के नागरिकों को, व्यक्तियों को काम पाने का मतलब रोजगार देगा, शिक्षा पाने मतलब शिक्षा देगा मेरे प्यारे बच्चों। और कुछ दशा मतलब आदमी बीमार हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, बेरोजगार है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हमारी सरकार उसकी कुछ सहायता करने का प्रयास करेगा। ऐसा आर्टिकल 41 में लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ऐसा आर्टिकल 41 के अंतर्गत लिखा गया है मेरे डियर। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब बात करते हैं आर्टिकल 42 के बारे में। जैसे हम लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती है, आपने देखा होगा, है ना। हमारे राजस्थान में तो इलाज भी फ्री मिलता है, ये सब इसी आर्टिकल के तहत तो हम लोगों को मिले हुए हैं। अब ये आर्टिकल इसीलिए तो बोला गया हमारे संविधान के लोगों के द्वारा कि अगर मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व सभी अगर लागू हो जाए ना, तो पृथ्वी के ऊपर ही, भारत की धरती पे स्वर्ग आ जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, आप समझ सकते हो। अभी तक अभी हमने 4-5 पढ़ा है भाई, 4-5 पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों। अब तैयार 42 क्या बोलता है? 42 बोलता है कि साहब काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं स्थापित करने, है ना, लिखो एक बार, काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत, न्याय संगत तथा तथा मानवोचित, मानवोचित मानवोचित दशाएं, मानवोचित दशाएं का मतलब क्या होता है? मानव के उचित मेरे प्यारे बच्चों, मानव के, मानव के मेरे प्यारे बच्चों, मानव के उचित मेरे प्यारे बच्चों, मानवोचित दशाएं स्थापित करने तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। मानवोचित दशाएं स्थापित स्थापित करने करने तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता प्रदान करने का, प्रदान करने का प्रयास करेगा, प्रयास करेगा। लो जी साहब, ये क्या बोला है कि साहब हमारा जो राज्य है ना, राज्य मतलब सरकार, हमारी जो सरकार है वो न्याय संगत, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं, मानवोचित दशा या न्याय संगत का मतलब है कि जो काम दिया जाएगा वो एक न्याय संगत रूप से दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको आग के गोले में कूदा दिया जाएगा कि हम तो आपको पैसे देते से आग के गोले में कूद जाओ। ऐसा नहीं कि आपको भाई साहब 100 फीट ऊंचे कोई टावर पे चढ़ा दिया कि यहाँ से तुम छलांग लगाओ। नहीं, जो न्याय संगत हो, मानवोचित, मानवोचित का मतलब जो मानव के लिए उचित हो वही काम, जो मानव के लिए उचित हो वही काम। और साथ में प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता सब लोग जानते हो कि जो गर्भवती महिला होती है उसको प्रसूति सहायता बोलते हैं, प्रसूति बोलते हैं। जब महिला बच्चे को जन्म देती है ना, उसको प्रसूति बोलते हैं मेरे प्यारे डियर।
ठीक है? बिल्कुल साहब। अब सर जैसे हमने क्या किया है, हमारे देश के अंतर्गत क्या किया है, प्रसूति सहायता जैसे शब्द का प्रयोग किया है। तो हमारे देश में जो महिलाएँ हैं, जो कामकाजी महिलाएँ हैं, जैसे आप में से बहुत सी महिलाएँ हैं, आप कल सरकारी नौकरी लगोगे, आप एसआई बनोगे, एसआई बनने के बाद में आप माँ बनोगे। भाई एक ये प्रकृति का नियम है मेरे प्यारे बच्चों कि औरत है तो वो माँ बनेगी बनेगी। कोई बायोलॉजिकल समस्या है पति-पत्नी में तो अलग बात है, बाकी हर औरत है वो बच्चे को जन्म तो देगी देगी। ठीक है साहब। अब जब बच्चे को जन्म देगी, तो सर वो गर्भवती है तो फिर वो काम कैसे करेगी? हार्ड वर्क कैसे करेगी? और घर रहेगी, पैसे नहीं मिलेंगे तो अपना घर कैसा चलाएगी? अपना घर कैसा चलाएगी? तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने हमारी सरकार ने एक मातृत्व लाभ अवकाश मातृत्व लाभ अवकाश मेरे प्यारे बच्चों, लाभ अवकाश दिया गया है। इसके तहत प्यारे बच्चों 26 सप्ताह का अवकाश मिलता है। 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश, सवैतनिक अवकाश, है ना? सवैतनिक अवकाश। क्या होता है सर 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश? देखो मैं बताऊं। कोई भी लड़की है, मान के चलो कि ए नाम की कोई लड़की है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। ये लड़की एसआई बन गई, ठीक है साहब, डबल स्टार है, एसआई बन गई, शादी हो गई, है ना? शादी होने पे जब ये ए लड़की गर्भवती होगी ये, ठीक है ना? तो इस महिला को 26 सप्ताह का मतलब होता है 6 महीने, 6 महीने का सवैतनिक यानी छुट्टी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी। 6 महीने की छुट्टी मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो मान लो जैसे कोई भी महिला वो 9 महीने से बच्चे को जन्म देती है, तो वो 5, 6, 7 महीने तक ड्यूटी जॉइन कर सकती है, अंतिम महीने में या कभी भी। और ये 6 महीने का वो अवकाश है ना, कभी भी ले सकती है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन वो गर्भवती होनी चाहिए मेरे दोस्त। नाम भी लिखा है ना हमने मातृत्व लाभ अवकाश यानी जब वो माँ बनती है तब इन छुट्टी का अवकाश ले सकती है। ठीक है साहब, कितना? 26 सप्ताह। दूसरा, हमारे प्यारे बच्चों के मन में आता है लड़कों के सर हमें भी कुछ मिलता है क्या? हम भी तो पिता बनते हैं। भैया पितृत्व लाभ अवकाश भी दिया जाता है। पितृत्व लाभ अवकाश, ये कितना दिया जाता है तुम बताओ देखे। इसके अलावा एक चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है। इसके अलावा एक चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है। केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव का मतलब होता है कि बच्चों की देखभाल करने के लिए। ये मिलती है मेरे प्यारे बच्चों 730 दिन की, यानी 2 साल की। ठीक है? जिसमें आप अधिकतम एक साथ जो है ना, अधिकतम मेरे प्यारे बच्चों एक साथ 6 माह की ले सकते हो और न्यूनतम जो है, न्यूनतम न्यूनतम जो है वो आप 15 दिन की ले सकते हो। मतलब मतलब ये है कि आप एसआई बन गई, एसआई बनने के बाद में माँ बन गई, या मान के चलो आप में से कई पहले से माँ बनी हुई है, उसके बाद में एसआई बन गई। तो अपने पूरे सर्विस काल में, मान लो आपने 20 साल नौकरी की है, आपने 25 साल नौकरी की है, आपने 30 साल नौकरी की है। उस पूरे सर्विस काल में आप अपने 2 बेटों के, बेटा हो या बेटी हो, 2 संतानों का केयर करने के लिए पूरे सर्विस काल में 730 दिन का अवकाश ले सकती हो। सवैतनिक अवकाश। ये सवैतनिक अवकाश एक साथ नहीं मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। इसमें आप अधिकतम 6 महीने का एक साथ ले सकते हो और कम से कम 15 दिन का एक साथ ले सकते हो। ठीक है? बिल्कुल साहब। और पितृत्व लाभ अवकाश है, ये 15 दिन का मिलता है। लो जी साहब। एक मेरा दोस्त बोल रहा है अंतेश की राजस्थान पॉलिटिक कब शुरू होगी? बेटा राजस्थान भी हो जाएगी, पहले इंडिया की तो होने दो आप लोग। अभी नीति निर्देशक तत्व कल कंप्लीट हो जाएंगे अपने, मतलब उसके बाद में एक क्लास अपने मूल कर्तव्य की एक ही क्लास होगी। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शायद आपके सिलेबस में नहीं है ना? लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अब की बार क्योंकि बहुत ज्यादा सुर्खी में है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आपस में जोड़ के पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट, फिर जाकर के नंबर आएगा। तो मान के चलो तुम अभी हैं 1 2 5 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 14 15, 15 16 क्लास के बाद में आप लोगों की राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, है ना? 15 16 क्लास के बाद में मेरे प्यारे डियर।
ठीक है जी। तो आर्टिकल 42 कंप्लीट है, सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है साहब। चलिएगा साहब, अब आर्टिकल 43 लिखो आप लोग। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क्या बोलता है प्यारे बच्चों? कि कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योग का विकास। कार्मिकों के लिए, कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योग का विकास। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का मतलब छोटे उद्योग का विकास। मतलब ये है भैया कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक निर्वाह मजदूरी, एक उचित मजदूरी भी मिलना चाहिए, और साथ में दोस्तों गांव के अंतर्गत जो छोटे मोटे उद्योग है उनका भी विकास होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? उनका भी विकास होना चाहिए। फिर हमने मेरे दोस्त संविधान संशोधन करके 43A और जोड़ा, आर्टिकल 43A जोड़ा। ये हमने कब जोड़ा? ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत जोड़ा। और इसमें हमने क्या बोला? इसमें हमने बोला कि उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी होना चाहिए साहब, कि उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन, प्रबंधन प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, कार्मिकों की भागीदारी। हाँ जी, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, भागीदारी। लो जी साहब, इसका मतलब क्या हुआ है? एक को लिखो, फिर तीनों का एक साथ मतलब बता देता हूं मैं, है ना? एक और लिखो। एक हमने मेरे प्यारे बच्चों इसमें आर्टिकल 43 बी और जोड़ रखा है, इसको हमने जोड़ा 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, है ना? और इसमें हम लोगों ने बोला साहब कि भैया सहकारी समितियों का गठन और विकास, सहकारी समितियों, सहकारी समितियों का विकास, विकास एवं विकास एवं गठन, या सहकारी समितियों का गठन एवं विकास, उल्टा लिख दिया हमने ना, सहकारी समितियों का गठन एवं विकास। लो जी साहब, पहले गठन होगा फिर विकास होगा, है ना? फिर विकास होगा। ये आर्टिकल 43 मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, पूछो, है अब मुझे एक चीज बताओ, हमने आर्टिकल 43 में तीन बातें की। पहला तो बोला कार्मिकों की निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योग का विकास, कि हमारे देश के अंतर्गत, है ना, हमारे देश के अंतर्गत, ये कट रहा है क्या बोर्ड आपको? पूरा दिख रहा है, कट थोड़ा ना रहा है? हम्म, पूरा दिख रहा है प्यारे बच्चों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कट रहा है शायद। नहीं ठीक है साहब, ठीक है जी। हाँ जी, हमने बोला कि पहला कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको एक उचित मजदूरी मिलेगी, गांव में छोटे उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी के साथ, जो छोटे उद्योग होंगे ना उनके मैनेजमेंट के अंतर्गत, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट में जो मजदूर लोग है ना उनकी भी भागीदारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई धन्ना सेठ मोटे लोग होते हैं वही उनका मैनेजमेंट करे, मजदूर से केवल मजदूरी करवाए, नहीं, मैनेजमेंट में उनकी भी भागीदारी होगी। और फिर हमने सहकारी समितियां, सहकारी समितियों का मतलब है कि दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर के एक समिति के बनाना, ठीक है ना भाई? दो या दो से अधिक लोगों को मिलकर एक समिति का बनाना मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ, आपको कुछ पूछना है? अब मैं आप लोगों से बातें करूंगा 2 मिनट मेरे प्यारे डियर, तब तक किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। 2 मिनट आप लोगों से मैं बातें करता हूँ, कुछ भी मेरे दोस्तों तब तक पूछना है तो आप पूछो दोस्तों। हम्म, बताओ। सर मैं एस टी गर्ल्स हूँ, हाइट 152 सेंटीमीटर है या 147 सेंटीमीटर है? डियर,
152 आई थिंक या 107, मुझे कंफर्म याद नहीं है। वेट तो इसके अंतर्गत कम है, लेकिन एक बार मैं चेक करके बता दूंगा आपको, है ना। ये तो गूगल पे आप ही कर लेना, ये तो नॉर्मल बात है। सर मुझे बता दिया कि किसी का भाटा पास करवाना हो तो, किसी का भत्ता पास करवाना हो तो, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, बता देंगे हिमांशु। सर 15 दिन पूरे सर्विस कहाँ, 15 दिन पितृत्व लाभ अवकाश 15 दिन का मिलता है आदमी को, महिला को मिलता है 730 दिन, सॉरी महिला को मिलता है 26 सप्ताह। मुस्कान, चले बेटा। आर्यन, सीए क्या, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। सीए का मतलब होता है दोस्त, सीए का मतलब होता है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्यारे बच्चों, ठीक है। सर ये पूछो इन बालकों से कि 10वीं का कोर्स कब तक पूरा होता है, सेम है सिस्टम। हाँ अब देखो, मैंने एक बात बोली थी आप लोगों से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वही है। चलो ठीक है, कल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों अब, और अगली क्लास में मिलेंगे, कल सैटरडे है। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।